हेलो एवरीवन, हाय दिस इज अंकित राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा पीछे दैट इज किंगडम फंजाई। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में सारा का सारा बेसिक क्लासिफिकेशन जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को कैसे हमें क्लासिफाई किया है इन 6 किंगडम, ये हमने लेक्चर 1 में देखा हुआ है। फिर हम लोगों ने लेक्चर 2 में सारा का सारा किंगडम मोनरा पढ़ लिया था। फिर लेक्चर 3 में पढ़ लिया था हमने प्रोटिस्टा। नाउ इट्स टर्न फॉर किंगडम फंजाई। तो हम लोगों ने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिए हुए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, देन यू कैन स्टार्ट किंगडम फंजाई। तो बात करते हैं अब हम किंगडम फंजाई के बारे में। तो याद करो, आपको मैंने पढ़ाई हुआ था फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर, ईयर 1969। वो किंगडम किस पे बेस्ड था? तो दैट वाज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या था कि वहां पे सेपरेट किंगडम ही बनाया था फॉर फंजाई। और फंजाई को किस में रख, फंजाई क्या थे? दे आर ऑल हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रोपिक को हेटरोट्रोपिक से जब अलग किया हुआ था तो हमने सेपरेट किंगडम बनाया था, किंगडम फंजाई। तो सारी जाहिर सी बात है कि यहां से आप जरूर समझ सकते हो कि फंगस जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादातर सारे के सारे कैसे हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। बेस्ड था किस पे? ऑटोट्रोपिक की हेटरोट्रोपिक को अलग करने पे। और हमने सारा का सारा हेटरोट्रोपिक किस में रख दिया था? अपन इन किंगडम फंजाई। और हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन के आया था जिसमें था मोनरा, प्रोटिस्टा, नया एड ऑन हुआ था फंजाई, प्लांट और एनिमल कांस्टेंट थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन। दो किंगडम फर्स्ट किंगडम से कांस्टेंट चले आ रहे थे। फिर आज हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई में जाहिर सी बात है कि इसमें सारे के सारे कैसे हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। जब मैं इसकी फॉर्म की बात करूंगा तो आपको पता होगा कि इसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे। तो फंगस की चलो हम डिटेल में स्टडी करते हैं ऑन किंगडम फंजाई के टॉपिक के अंडर में। तो किंगडम फंजाई बताओ, आपने कहां पे फंगस का देखा है? तो फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। जैसे कि हमारी बरसात रेनी सीजन में जो कंडीशन होती है वो बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस को ग्रो कराने के लिए। तो बात करो कि फंगस कहां पे ग्रो कर सकता है? तो फंगस हर जगह कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी जहां आप सोचो वहां पे फंगस ग्रो कर सकता है। ये लैंड में भी ग्रो कर सकता है, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहीं पे भी फंगस ग्रो कर सकता है। सिर्फ इसको क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन आप दे दो, ये फंगस वहां पे ग्रो कर जाएगा। फिर बात आती है कि सर फंगस करता क्या है, कहां पे ग्रो करता है? तो फंगस हमारा ग्रो करता है, आपने सुना होगा, आप पढ़ोगे इसी में आगे चल के कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। गांव से जो बिलोंग करते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो आपका सरसों का पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें सफेद सफेद स्पॉट पड़ जाना, एक पैरासिटिक फंगस की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। लीव्स किसकी वजह से होता है? ये पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। और ये खेतीबाड़ी में एक और डिसीज आपने सुना होगा, वो कौन सी बीमारी है? ब्लैक रस्ट ऑन व्हीट। जो आपका गेहूं का पेड़ होता है उसमें काला काला पाउडरी फॉर्म जैसा फंगस ग्रो कर जाता है। ये भी एक कैसी बीमारी है? ये फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल बीमारी है किसमें? प्लांट में। और आप लोगों ने ह्यूमंस में देखी होगी दांत खाज खुजली। ये भी जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखोगे रिंग वॉर्म किससे होती है, कैसे कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें रिंग वॉर्म कॉज कराता है। ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फंगस को आप जहां सोच सकते हो वहां पे ग्रो कर सकता है। ये प्लांट में भी बीमारियां कॉज करता है, ये एनिमल में भी बीमारियां कॉज करता है। तो क्या सर ये सारी की सारी बीमारियां ही कॉज करता रहता है, यूजफुल फंगस नहीं है? हाँ है। यूजफुल फंगस जैसे कि याद करो आपको ईस्ट। ईस्ट हमारा कैसा है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। किसके काम आता है? जो आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में ये ईस्ट का काम आता है। एक ऐसा फंगस है यूनिसेलुलर फंगस। फिर बात करते हैं एंटीबायोटिक। याद करो, एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की वैक्सीन जो आपने सुनी होगी, ये भी क्या है? ये फंगस की देन है। ये फंगस से ग्रो किए गई हुई यानी फंगस से डिस्कवर्ड करी गई क्या है? एक एंटीबायोटिक वैक्सीन है। फिर बात करो आप
कि आपने देखा होगा ब्रेड, आप ब्रेड 2-3 दिन के लिए रख दो तो उस पर मोल्ड जैसा क्या है, कुछ फंगस जैसा जमा हो जाता है, वो भी क्या है, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है और हमारी ब्रेड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। फिर याद करो, आप खाते हो मशरूम, मशरूम भी क्या है, एक फंगस है जो आप खाते हो। टोड स्टूल जो आप खाते हो, ये भी क्या है, एक फंगस है। तो फंगस की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी वैरायटी है, जो हम किसके किंगडम फंजाई के अंडर में कवर करेंगे। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। इसमें कुछ क्लासेस भी हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। जब इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारा किंगडम फंजाई क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा देर न करती हुए चलो मैं स्टार्ट करता हूं किंगडम फंजाई। ठीक है, हाँ एक चीज और बची है। तो देखो, आपने ये चीज जरूर सुना होगा कि कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि हम क्यों खाने को फ्रिज वगैरह में रखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं स्टार्ट करने के पहले उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ कि हैव यू एवर वंडर्ड कि व्हाई वी केप्ट फूड इन अवर रेफ्रिजरेटर। क्या आपने भी कभी सोचा है कि हम अपना जो खाना होता है उसको रेफ्रिजरेटर में क्यों रख देते हैं। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि फंगल को अनफेवरेबल कंडीशन इसकी क्या होती है, बहुत कम टेम्परेचर क्या होती है इसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, नमी वाली जगह ये क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन। तो याद करो, जो हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 या 2 या 3 से लेके 5, 6, 7, 8, यानी बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है। ये क्या अनफेवरेबल कंडीशन होती है, किसके लिए, फंगस के लिए। और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, अपना रूम टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, उसमें वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी कर जाती है। इसलिए आप देखते हो कि आप ब्रेड, अपना खाना अगर फ्रिज के अंदर रख देते हो तो 1, 2, 3 दिन तक वैसे की वैसे रखा रहता है। और सेम वाइज जैसे ही आपने उसको रूम पे टेम्परेचर बाहर निकाला तो वो 2 से 4 घंटे में क्या है, स्पॉइल कर जाता है, खराब कर जाता है। वैसे ही सेम वाइज आप याद करो, सर्दियों में हमारा खाना पूरा एक एक दिन चलता है, गर्मियों में 6 से 7 घंटे में स्पॉइल कर जाता है। क्यों, उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल गया, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिल गई, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जिसमें बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हुई, रैपिडली मल्टीप्लाई किया और खाना हमारा क्या कर दिया, खराब कर दिया। वही सर्दियों में पूरा एक एक दिन, डेढ़ दिन भी चल जाता है। क्यों, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उसके लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, और हमारा खाना क्या है, जल्दी से खराब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। तो बातें अभी बहुत सी चलेंगी किंगडम फंजाई के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक किंगडम फंजाई। तो बात आती है कि हैबिट और हैबिटाट क्या होगा फंजाई का। तो हैबिट और हैबिटाट हमारे फंगस का क्या होगा, मैंने आपको बताया, ये होगा हमारा कॉस्मोपॉलिटन। क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी। ये बात हमारी मोनरा में भी हुई थी कि मोनरा के मेंबर कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, यानी बैक्टीरिया हमारे क्या, कॉस्मोपॉलिटन, जहां आप सोचो वहां पे बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। वैसे ही हमारा फंगस क्या होता है, ये होता है कॉस्मोपॉलिटन। बोलो तो ये हमारा लैंड पे भी पाया जाएगा, ये हमारा एयर में भी पाया जाएगा, ये हमारा वाटर में भी पाया जाएगा, और ये हमारा सॉइल में भी पाया जाएगा। तो यानी जहां आप सोचो वहां पे फंगस ग्रो कर सकता है, दैट इज एक्सेट्रा। कहीं पे भी आप देखो, लैंड में भी आपको फंगल मिल जाएगा, एयर में भी मिल जाएगा, वाटर में भी, सॉइल में, और एक्सेट्रा। जहां आप सोच सकते हो वहां पे भी फंगल ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ये किसका, आपकी एनसीईआरटी का टर्म है। गॉट इट। फिर बात आती है हमारी फॉर्म की। तो फंगल में, फंगाई, किंगडम फंजाई का फॉर्म क्या होगा। तो आपको ये चीज तो बहुत बार मैंने आपको बताई कि इसमें कैसे सारे के सारे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। बात आती है प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। तो इसमें है हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो दो चीजें हो गई फॉर्म में, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक। एक बात और यहाँ पे याद रखना, नोट पॉइंट, कि जो हमारा ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट, जो कि क्या बनाने में काम आता है, ये हमारा ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है। ये क्या है, ईस्ट, जो कि ये क्या है,
ये हमारा होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, तो ये क्या है इसका एक्सेप्शन। ठीक है, तो सारे के सारे जो आपके फंगस होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन हमारा जो ईस्ट होता है YEAST, जो हमारा ईस्ट होता है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। किस काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है और बियर बनाने में काम आता है। ठीक है, और कैसा यूनिसेलुलर है, ये इसका क्या हो गया एक्सेप्शन। तो दो बातें हो गई किंगडम फंजाई को लेके, हैबिट और हैबिटाट, कॉस्मोपॉलिटन, फॉर्म क्या है इसका मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी मॉर्फोलॉजी की कि सर फंगस कैसा देखने में, बाहर से कैसे देखने में लगता है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी। तो फंगल में क्या होगा, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए हम उसकी बेसिक सेल पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने आपको बनाई है ये क्या है, ये है फंगस की सेल। तो ये क्या है, फंगल सेल। ठीक, तो ये क्या होगी हमारी एक सेल। अब सेल है तो इसकी ये क्या होगी, सेल वॉल। ये क्या है, फंगस की सेल वॉल। ठीक है, ये हो गई फंगस की सेल, ये हो गई इसकी, हाँ फंगस सेल, फंगल एक सेल हो गई, ये हो गई इसकी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, इसकी सेल वॉल बनी है, इट इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो देखो जो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये कैसी होती है, ये हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें वेल डिफाइंड क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होंगे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो एक हमारी मॉर्फोलॉजी पढ़ने के पहले मैंने आपको क्या पढ़ाई, एक हमने पढ़ाई फंगस की सेल की, एक फंगस की सेल हमारी दिखने में कैसी लगती है। तो इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल, किसकी बनी है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की। ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम 70S भी होगा, 80S भी होगा। तो याद रखना राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। तो एक मैंने आपको क्या बताई, फंगस की सेल। तो जब फंगस की सेल कंबाइन करती है, तो जब फंगल की सेल कंबाइन टू फॉर्म हाइफी, क्या बनाते हैं ये कंबाइन करके, ये बनाते हैं हाइफी। यानी फंगस की सेल को आप मिलाते जाओ तो ये क्या बनाएंगे, हाइफी। अब बात आती है कि ये हाइफी क्या चीज होती है। तो आप क्या करो, फंगल की सेल को मिलाते जाओ तो ये क्या बनाएंगे, हाइफी। अब हाइफी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। तो कितने टाइप के हाइफी बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे दो टाइप के हाइफी। देखो HYPHAE, और कितने टाइप के हाइफी होते हैं, दो टाइप के हाइफी ये बनाते हैं। अब जिसमें ये है, देखो पहले तो सबसे पहले आपको एक सेल, अगर आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको ये चीजें बहुत हलवा लगेंगी। तो याद करो फिर से, फंगस की सेल जिसमें उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो बहुत सारी सेल आप मिलाते जाओ तो क्या बनती है, हाइफी। यही सेल को आप कंबाइन करते जाओ तो क्या बनी, हाइफी। और हाइफी भी हमारे कितने, दो टाइप के हाइफी बने। तो एक टाइप का हाइफी है और एक टाइप का हाइफी है। स्ट्रक्चर देख के आप घबराओ ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक हाइफी ए हो गए, एक हाइफी हो गए। तो बताओ ये फंगल की सेल है, तो फंगस की सेल है तो उसमें अपना क्या होगा, न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। तो सर ये हो गया अपना इसका न्यूक्लियस, तो इसमें भी क्या होगा, इसका अपना न्यूक्लियस, इसमें भी क्या हो गया अपना न्यूक्लियस, इस सेल में भी क्या होगा, उसका खुद का न्यूक्लियस। तो ये भी सेल है, इसमें भी अपना खुद का न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब सभी सेल में क्या होगा,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो भी यूकैरियोटिक के कैरेक्टर होते हैं सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यही फंगल की सेल कंबाइन करी, इसने क्या बनाया, हाइफी। तो हाइफी में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और क्या बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो बताओ ए हाइफी को मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस, दैट इज ये कैसा है, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये जो हाइफी है कैसा है, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब बताओ दोनों के बीच में बाउंड्री प्रेजेंट है कि नहीं, दो सेल के बीच में बाउंड्री प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, यानी सेप्टा। दो चीज के सेपरेशन को बोलते हैं हम सेप्टा या सेप्टम। तो कैसा, यूनी न्यूक्लिएटेड और कैसा, सेप्टेट। और बताओ कैसा है, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है। ये हाइफी हो गया, इस तरफ भी ब्रांचेस हैं और इस तरफ भी ब्रांचेस हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड। तो बताओ अगर कोई पूछे आपको इस हाइफी का कैरेक्टर, यानी ये क्या हो गया हमारा, हाइफी। तो ए हाइफी हमारा क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। यूनी न्यूक्लिएट क्यों, देखो हर सेल का अपना न्यूक्लियस, हर सेल का अपना न्यूक्लियस, हर सेल का अपना न्यूक्लियस, तो हमने क्या बोला, यूनी न्यूक्लिएटेड। दोनों सेल के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको बोला सेप्टेट। और इसमें क्या है, ब्रांचिंग पाई जा रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ब्रांच्ड हाइफी। अब इस हाइफी की बात करते हैं। इस हाइफी में क्या हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये एज सच रहे। एक सेल का न्यूक्लियस ये हो गया, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि एक ही हाइफी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस को हमने क्या बोला, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी यानी बहुत सारे, और न्यूक्लिएटेड यानी ये हाइफी हमारा कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बताओ इधर सेप्टा प्रेजेंट थे कि नहीं थे, ये सेप्टा प्रेजेंट है, इधर पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको ए से बोलेंगे, ए फॉर एब्सेंट और ए सेप्टेट, यानी इसमें कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो यहां तक आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये हमारी फंगस की सेल है, जिसमें सेल वॉल बनी है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की, उसका अपना न्यूक्लियस। सेल ने कंबाइन करके बनाया दो टाइप का हाइफी, एक हाइफी हो गया, एक हाइफी हो गया। ए हाइफी देखने में आपको हर सेल का अपना न्यूक्लियस, दैट इज यूनी न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, से बाउंड्री प्रेजेंट है, दैट इज सेप्टेट, और ब्रांच्ड है। ये क्या दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग, इस तरफ भी ब्रांचिंग, इस तरफ भी ब्रांचिंग, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ब्रांच। तो ऐसे टाइप के हाइफी को क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफी। अब ये हाइफी में क्या है, एक ही हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो मैंने इसको क्या बोला, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कोई भी बाउंड्री, कोई भी सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोला ए फॉर एब्सेंट और सेप्टेट, यानी ए सेप्टेट। फिर बात आती है ब्रांचिंग, आपको कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनब्रांच्ड। क्या बोलेंगे, अनब्रांच्ड। तो बताओ ये हमारे पास दो टाइप की हाइफी, एक है यूनी न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफी। ये हाइफी कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ए सेप्टेट एंड अनब्रांच्ड हाइफी। मल्टी न्यूक्लिएटेड को बायोलॉजी में हम बोलते हैं सीनोसिटिक, COENOCYTIC। ये आपकी एनसीईआरटी का टर्म है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली सीनोसिटिक कंडीशन। तो आप बोलो मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोसिटिक, एसेप्टेट एंड अनब्रांच्ड हाइफी, ये हमारा क्या है, हाइफी। तो दो टाइप के हाइफी पढ़ लिए हमने, एक ये हाइफी और ये ए हाइफी। तो सर अब हाइफी मिलके क्या बनाएंगे, तो हाइफी जब हमारे कंबाइन होते हैं तो हाइफी ये क्या करते हैं, ये फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्या बोलते हैं, MYCELIUM। तो बताओ हाइफी कंबाइन होके ऐसा हाइफी हो, चाहे ऐसे हाइफी कंबाइन होके क्या बनाएंगे, माइसीलियम, फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइसीलियम। तो बताओ माइसीलियम बन गया, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ऑर्डर क्या है, फंगस सेल है, फंगस सेल से आपने क्या बनाए, हाइफी। हाइफी हमारे दो टाइप के, कैसे, यूनी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी। दूसरा हाइफी हमारा कैसा है,
मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बोलो सिनोसिटिक, अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेड हाइफी। कैसा भी हाइफी हो, हाइफी ने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया और क्या बनाया, माइसीलियम। और माइसीलियम जब हमारा कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, फॉर्म्स ये थैलस लाइक बॉडी। तो बताओ फंगस की जो बॉडी होती है कैसी होती है, फॉर्म ए थैलस लाइक बॉडी, दैट इज नोन एज फंगस, या फिर क्या बोलो, फंगल की बॉडी। यानी जो हमारा फंगस वो दिखेगा, कैसे दिखेगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर का हमारा क्या दिखेगा, फंगस। तो बताओ फंगस अगर आपसे पूछा गया है कि फंगस किससे मिलके बनाता है, ऑर्डर कैसे होता है, तो फंगल सेल, फिर हाइफी, हाइफी से बना माइसीलियम, माइसीलियम से बना थैलस लाइक बॉडी नोन एज फंगस। और फंगस से पूछा जाए फंगस किससे बना, माइसीलियम, माइसीलियम किससे बना, हाइफी, हाइफी किससे बना, सेल से। तो इसकी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली में फंगस हमारा कैसा होता है, थैलोफाइटा, दैट इज थैलस लाइक बॉडी रखने वाला। तो फंगस हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, थैलस लाइक बॉडी, दैट इज फंगल बॉडी। तो फंगस हमारा कैसा होता है, ऐसा दिखने में लगता है। किससे बनता है, माइसीलियम से। माइसीलियम किससे बनता है, हाइफी, हाइफी हमारे दो टाइप के, एक यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेड ब्रांच्ड हाइफी, दूसरे टाइप का हाइफी होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेड और अनब्रांच्ड हाइफी। ये किससे बनता है, ये हमारी फंगस सेल से बनता है। फंगस सेल किससे बनी होती है, उसमें अपना एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की। तो ये इसकी क्या हो गई, फंगस की मॉर्फोलॉजी। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे इसका पेज नंबर 22, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि हाँ ये चीज मैंने जो पढ़ाई है ये क्या चीज है। चलो इसको हम बाय बाय करते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन पे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको किंगडम मोना पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हमें पॉइंटों में चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हैबिट और हैबिटाट, फिर हमने पढ़ा फॉर्म, फॉर्म के बाद पढ़ा मॉर्फोलॉजी। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। फंगस का न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक है कि हेटेरोट्रोपिक है हमें नहीं पता, बट हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब मैंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन बताया और जब मैंने ये वाला टॉपिक ही स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको बताया कि ऑल फंगल आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो चलो हम देखते हैं न्यूट्रिशन में क्या है कि फंगस को एनसीईआरटी कहती है कि फंगस आर यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, हाँ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में भी ये क्या है, ये है हमारे सैप्रोफिटिक, ज्यादातर क्या है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बोले तो किस पे डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, यानी सड़ी गली चीजों पे ये डिपेंड होते हैं। तो बताओ फंगस हमारे कैसे, ऑटोट्रोपिक की हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में भी सैप्रोफिटिक की पैरासिटिक, ज्यादातर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। तो ये बात हो गई हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कि फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि सम मेंबर आर पैरासिटिक। नहीं भैया, सैप्रोफिटिक ज्यादातर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक। बट हमारे कुछ मेंबर कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि डेंड्रफ। आप देखते हो सर्दियों में आपके बालों में जो डेंड्रफ हो जाती है, इचिंग होती है, खुजली होती है, वो क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। हम सोचते हैं कि ये कैसे, फंगल इन्फेक्शन क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद ये जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि फंगल इन्फेक्शन की जो भी मेडिसिन चलती हैं बहुत लॉन्ग समय के लिए चलती हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे देखोगे कि इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो इसीलिए फंगस क्या है, ये जब भी इसका फेवरेबल टाइम कंडीशन आती है तो इजीली तुरंत ग्रो कर जाता है। तो फंगस जो हमारा कैसा होता है, पैरासिटिक भी होते हैं। अब पैरासिटिक क्या होती हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दो चीजों के लिए, फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे बेस्ट एग्जांपल जूं, जो आपका लाइस होता है जूं, ये आपके बालों में रहता है, तो आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए रह रहा है, फॉर दो चीजों, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। तो वैसे ही पैरासिटिक फंगस जो होता है ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, जो कि डिपेंड होते हैं किसके लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए। तो फंगस जो होता है हमारा, पैरासिटिक फंगस का एग्जांपल है कौन सा, डेंड्रफ। जो आपके बालों में डेंड्रफ होता है वो क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, तो जो सफेद सरसों के
खेत में जब कभी आप जाओ तो उसके पेड़ में जो सफेद उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें सफेद सफेद स्पॉट पाए जाना, वो भी क्या है, पैरासिटिक फंगस की एक बीमारी है, जिसको क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। ये कहाँ, पत्तियों में हो जाता है। फिर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जो आपका गेहूं का पेड़ होता है उसमें क्या है, काला काला पाउडरी फॉर्म आप देखोगे तो ये भी क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। एक गेहूं के पेड़ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब कि ये कैसे, पैरासिटिक फंगस, हमारे जो फंगस होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर से पढ़ लेते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ज्यादातर। हेट्रोट्रॉपिक में भी ज्यादातर क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डेकेइंग मैटर पे रहते हैं, लेकिन कुछ फंगस हमारे पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे कि डेंड्रम और जैसे कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ज्यादातर कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक। फिर बात आती है कि सम आर सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि सर सिम्बायोटिक क्या होता है। तो सिम्बायोटिक जब हम इकोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रिलेशंस बताए गए हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। उसमें क्या होता है कि सपोज एक स्पीसीज है ए, एक स्पीसीज है बी। इस स्पीसीज को इससे फायदा और इस स्पीसीज को इससे फायदा, यानी मुझे तुमसे फायदा, तुमको मुझसे फायदा। तो ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम क्या बोले, सिम्बायोटिक रिलेशन, या फिर बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। यानी दो स्पीसीज है अलग अलग, इस स्पीसीज को इससे फायदा है, इस स्पीसीज को इससे फायदा है, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो फंगस हमारा कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है, कहां कहां पे, जैसे कि माइकोराइजा और लाइकेन। तो माइकोराइजा क्या होता है कि माइकोराइजा जब भी हाइयर प्लांट होते हैं, जो आपके हाइयर प्लांट जैसे कि एंजियोस्पर्म, तो मान लो ये हो गया हमारा एंजियोस्पर्म, इसमें कोई फंगस आके लग जाए तो ज्यादातर जो ये रिलेशन होता है माइकोराइजा हाइयर प्लांट और फंगल इन्फेक्शन के बीच में रिलेशन होता है। इसमें एक दूसरे को, प्लांट को फंगस से फायदा, फंगस को प्लांट से फायदा। फंगस क्या लेता है, न्यूट्रिशन, वही इसको एब्जॉर्प्शन मिनरल्स में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा, तो इस टाइप का रिलेशन क्या होता है, माइकोराइजा। फिर बात आती है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई। तो फंजाई और एल्गी आपस में रहने लगे, यानी एल्गी को फंगस से फायदा, फंगस को एल्गी से फायदा। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को भी क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आई होप की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेके तीन चीजें हैं, तीन क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर ले जाओगे। सबसे पहले यूनिक किंगडम किसका है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। आटो सेप्रोफिटिक की पैरासिटिक, ज्यादातर है सेप्रोफिटिक। क्या पैरासिटिक नहीं है, पैरासिटिक है हमारा डेंड्रम, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये क्या है, पैरासिटिक फंगस की बीमारी। फिर कहते हैं क्या ये सिम्बायोटिक भी है, यस सिम्बायोटिक रिलेशन भी रखते हैं फंगस। कौन कौन से, माइकोराइजा एंड लाइकेन। मैंने आपको माइकोराइजर भी समझा दिया कि ये क्या होता है और लाइकेन भी समझा दिया कि ये क्या चीज होती है। फिर हम बात आते हैं कि फंगस के रिप्रोडक्शन में। तो यहां से थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स लोगों को लगती हैं, बट आप अगर आप सुनते जाओगे तो ये चीज आपको हलवा लगने लगेगी, यानी इजिली समझ में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन फंगस, बताओ फंगस है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपनी संतान या अपनी प्रोजेनी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन फंगस कितने, तीन टाइप की होते हैं। एक होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कायक प्रजनन। क्या बोलते हैं, कायक, अच्छा यहां लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, कायक प्रजनन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसमें हिंदी में बोलते हैं हम कायक प्रजनन। और काया का मतलब होता है बॉडी, काया मतलब क्या होता है, बॉडी। तो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, क्या बोला, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया फंगस यानी नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाना,
इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। किसी भी, देखो फिर से सुन लो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट के पास या सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव पार्ट होते हैं हमारे रूट, स्टेम और लीफ। फ्लावर, फ्रूट और सीड ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लाइकवाइज वैसे ही फंगस में क्या होता है, कायक प्रजनन, यानी काया मतलब बॉडी, उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से नया फंगस ग्रो कर जाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे इटसेल्फ तीन पार्ट में, तीन टाइप के होते हैं, दैट इज ए, बी और सी। तो ए में बात आती है फ्रेगमेंटेशन। मान लो ये कोई मेरी फंगस की बॉडी है, फंगस की बॉडी से कोई भी एक पार्ट अलग हो जाए और वो नया पूरा फंगस बना ले, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। यानी किसी भी फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट यानी क्या होते हैं, टुकड़े। इसी बॉडी, मान लो ये पूरा फंगस है, ये फंगस के किसी भी फ्रेगमेंट टूट के अलग गिर जाए और वो नया फंगस ग्रो करा ले, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आई? तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है हमारा, किसी भी फ्रेगमेंट पार्ट यानी फ्रेगमेंटेड पार्ट से नया फंगस का ग्रो कर जाना, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन करने वाले क्या होते हैं हमारे, मोस्टली फंगस कैसे इसी टाइप से ग्रो करते हैं। तो कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो मोस्टली फंगस किससे ग्रो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है। बडिंग से क्या होती है, बडिंग हमारा करता है ईस्ट। जो हमारा ईस्ट नाम का फंगस होता है वो क्या है, बडिंग। यानी ये हमारा मान लो ईस्ट है, इससे एक छोटी सी बड गिरी, यानी किसी नई छोटी बर्ड से पूरा फंगस का ग्रो कर जाना, दैट इज नोन एज बडिंग। वैसे ही फिजन होता है, ये अगर दो बन रही हैं, दो एक बॉडी से दो बॉडी बन रही, तो बाइनरी फिजन ज्यादातर किसमें, बैक्टीरिया में होता है। और फिजन, मल्टीपल फिजन, एक किसी बॉडी से मल्टीपल फंगस की बॉडी बन जाना, दैट इज फिजन। ठीक है। तो हमारे बताओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। तो ज्यादातर क्या होता है हमारा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो हमारा रिप्रोडक्शन इन फंगस बताओ तीन मैंने आपको बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे तीन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। तो ज्यादातर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब बात आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस को हम पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस पढ़ने के पहले आप याद करो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कभी गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कैसे, रिप्रोडक्शन बाय, ये होता है रिप्रोडक्शन बाय ये स्पेशल स्ट्रक्चर, यानी इसमें क्या है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उनसे क्या करेगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कभी इसमें गैमेट बनेगा, बट नो गैमेट फॉर्मेशन। बट ये चीज याद रखना, नो गैमेट फॉर्मेशन। अब बताओ जब गैमेट ही नहीं बने तो क्या इसका फर्टिलाइजेशन होगा? जाहिर सी बात है कि जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो इसका खाक फर्टिलाइजेशन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो ना तो गैमेट बनेंगे, नो फर्टिलाइजेशन। तो बताओ सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको दो चीजें बताई। रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर से होगा। कभी गैमेट बनेगा, कभी भी गैमेट्स नहीं बनेगा। क्या कभी फर्टिलाइजेशन होगा, कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया में मान लो ये हो गई हमारी क्या, एक फंगस की बॉडी। ठीक, ये क्या हो गई, फंगस की बॉडी हो गई। फंगस की बॉडी में ही क्या होते हैं, ये हो गया इसका स्पेशल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय ये स्पेशल स्ट्रक्चर। तो स्पेशल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ये होता है स्पोरेंजिया। समझ में नहीं आई? चलो फिर से देखो,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस किससे होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर कहाँ होगा? मान लो ये है हमारी फंगस की बॉडी, ये फंगस की बॉडी है, इसी में क्या है? ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला? स्पोरेंजिया। अब बात आती है कि सर ये स्पोरेंजिया क्या होता है? तो एंजिया, कहीं भी बायो में ANGIA, तो एंजिया मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। क्या होता है? इट विल प्रोड्यूस। और जो उसके आगे लिखा है वही क्या करेगा? प्रोड्यूस। तो अगर यहाँ पे लिखा है स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया मतलब, एंजिया मतलब इट विल प्रोड्यूस, और स्पोरो मतलब क्या होता है? स्पोर। तो यानी ये कैसा स्पेशल स्ट्रक्चर है? ये क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। तो कैसे? स्पोरेंजिया। गैमेटेंजिया मतलब इट विल प्रोड्यूस गैमेट। जो भी आगे लिखा हुआ है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। एंजिया, स्पोरेंजिया मतलब इट विल प्रोड्यूस स्पोर। गैमेटेंजिया इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस दो टाइप के, स्पोरेंजिया, कोनिडियोफोर। अभी हमने बात करी स्पोरेंजिया। तो ये हो गई मान लो कोई एक फंगस बॉडी थैलस लाइक, इसके पास ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। और किस टाइप, कितने स्पोर? ये स्पोर प्रोड्यूस करता है दो टाइप के, दैट इज जू स्पोर और ए प्लेनो स्पोर। तो जू स्पोर के पास क्या होता है? जू स्पोर के पास होता है फ्लैजिला, है फ्लैजिला। अब बताओ फ्लैजिला है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मोटाइल, मोटाइल स्पोर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताओ स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। और स्पोर हमारे दो टाइप के प्रोड्यूस करेगा, दैट इज जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर हमारे पास कैसा? फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला है तो वो क्या होगा? मोटाइल स्पोर होगा। मोटाइल स्पोर होगा तो ये कहां पे काम होता है? जू स्पोर को हम क्या बोलते हैं? वाटर फंगस। तो बताओ ये जो स्पोर है मोटाइल स्पोर कहां पे? ज्यादातर पानी में काम आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर फंगस। कैसा होता है? मोटाइल होता है। तो ये हो गया मान लो स्पोर, इसके ये क्या हो गया? फ्लैजिला। तो ये क्या हो गया? जू स्पोर। ये हमारा कैसा है? ए प्लेनो स्पोर। तो ए प्लेनो स्पोर कैसा होता है? नॉन मोटाइल। कैसा होता है? नॉन मोटाइल। क्या इसके पास कोई फ्लैजिला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है? नॉन मोटाइल। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो कैसा होता है? नॉन मोटाइल। कौन सा? ए प्लेनोस्पोर। तो बताओ हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में दो टाइप की स्पेशल स्ट्रक्चर, एक है स्पोरेंजिया, एक है कोनिडियोफोर। अभी हमने इसकी बात भी नहीं की। हमने बात करी कि ये फंगस बॉडी है तो इसी में स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इट विल, इसका मतलब क्या होता है? एंजिया मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस, और जो आगे लिखा है इट विल प्रोड्यूस दैट। तो यहाँ है स्पोरेंजिया मतलब इट विल प्रोड्यूस स्पोर। तो ये क्या बनाएगा? स्पोर। तो इसने बनाए दो टाइप के स्पोर, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर हमारा कैसा होता है? मोटाइल होता है, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसी इसको क्या बोलते हैं? और वाटर फंगस। ए प्लेनोस्पोर कैसा होता है हमारा? नॉन मोटाइल। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कोनिडियोफोर की। तो कोनिडियोफोर याद करो, ये मैंने बताया था हाइफी। तो ये हो गया इसकी हाइफी, ये इसकी सेल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हाइफी। ये फंगस ऐसे होता है। ये हो गई इसकी कैसी? फंगस की पूरी बॉडी। तो फंगस की बॉडी हो गई, तो इसको जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका स्पेशल स्ट्रक्चर क्या था? स्पोरेंजिया। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कोनिडियोफोर। क्या होता है? कोनिडियोफोर। तो इसका स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कोनिडियोफोर। अब बताओ कोनिडियोफोर है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करता है हमारा कोनिडिया। तो कोनिडियोफोर इट विल प्रोड्यूस कोनिडिया। तो बताओ ये बनाता था स्पोर, ये क्या बनाएगा? कोनिडिया। किसमें कोनिडिया प्रेजेंट हो गए? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या है हमारा? स्पेशल स्ट्रक्चर। और ये कोनिडियोफोर ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन मोटाइल।
कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लैंड एरिया में। तो बताओ स्पेशल स्ट्रक्चर, ये बताओ, सब छोड़ो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस दो टाइप का, स्पोरेंजिया और कोनिडियोफोर। स्पोरेंजिया इट विल प्रोड्यूस स्पोर, दो टाइप के स्पोर, जूस्पोर, इपेरेनोस्पोर। जूस्पोर हमारा होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होते, इसीलिए होता है मोटाइल, इसको बोलते हैं हम वाटर फंगस। ये होता है नॉन मोटाइल, दैट इज एप्लेनोस्पोर। फिर बात आती है कोनिडियोफोर, ये फंगस की बॉडी है, ये होते हैं कोनिडियोफोर। स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कोनिडियोफोर। क्या प्रोड्यूस करेगा? कोनिडिया। कोनिडिया कैसा होता है? नॉन मोटाइल। कहाँ प्रेजेंट होता है? लैंड में। तो ये कैसा होता है? ये प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनस। एक्सोजिनस मतलब इस बॉडी के बाहर। तो ये जो स्पोर है, ये स्पोर एक दिन बस्ट होते हैं, ये फूटता है और बहुत सारे स्पोर ग्रो कर जाते हैं। स्पोर गिरते हैं, दैट इज कोनिडिया गिरे, नया नया हमारा फंगस बनके तैयार। तो मैंने बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस दो टाइप के, दैट इज स्पोरेंजिया, कोनिडियोपोर। कोनिडियोपोर क्या बनाएगा? कोनिडिया। स्पोरेंजिया बनाएगा जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमारा क्या होता है? खत्म। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। क्या किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की। चलो अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस पढ़ने के पहले मैं आपको पढ़ाता हूं एल्गी में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर आप एल्गी एंड अदर प्लांट का समझ जाओगे देन आप फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजीली समझ जाओगे। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या गैमेट जरूरी है कि नहीं? हाँ, गैमेट जरूरी है। अगर गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन होगा? हाँ सर होगा। जाइगोट बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो देखो ये मान लो एल्गी है हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा फीमेल, ये हो गया मेल। तो बताओ ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। ये हमारा कैसा है? मेल गैमेट। ये हमारा कैसा है? फीमेल गैमेट। ठीक है। ये इसका क्या है? ये हो गया न्यूक्लियस और ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। यहां तक समझ में आया? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का अपना न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट का अपना न्यूक्लियस। मेल गैमेट का अपना साइटोप्लाज्म, फीमेल गैमेट का अपना साइटोप्लाज्म। दोनों क्या है? अलग अलग। ठीक है। तो बताओ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का अब क्या होगा? फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सर होगा। तो देखो उसी टाइप के गैमेट्स बना ले रहे हैं। इनके पास फ्लैजिला, इसके पास मान लो फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एल्गी में ज्यादातर क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो एक हो गया हमारा मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की प्लॉइडी एन, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी एन। तो जब इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। जब ये पास पास आते हैं तो दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। तो एक फंगस की सॉरी एल्गी की सेल ये आई, इसका न्यूक्लियस ये हुआ, इसका न्यूक्लियस ये, दोनों क्या कर गए? फ्यूज। ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। तो याद रखना यहाँ पे दो टर्म बहुत काम आते हैं। साइटोप्लाज्म के मिलने को क्या कहते हैं और न्यूक्लियस के मिलने को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोन। तो दो न्यूक्लियस का आपस में मिलने को क्या बोलते हैं हम? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। और साइटोप्लाज्म के मिलने को बोलते हैं हम प्लाज्मोगेमी। तो दो शब्द बताओ यहां पे आए, एक प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। तो ये चीज याद रखना, जब भी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ साथ हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिनगेमी। नहीं समझ में आया? जब भी प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी, यानी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साइमल्टेनियसली हो, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी साइमल्टेनियसली हो। फिर से एक बार सुन लो, सिनगेमी क्या होता है? जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साइमल्टेनियसली हो, तो यानी साथ साथ हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? सिनगेमी। ये किस में होता है? हमारा एल्गी एंड हायर प्लांट में। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी क्या होती है? साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिनगेमी। बताओ दोनों मिल गए, इसके बाद हमारा क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट।
और जाइगोट में हमारी अंडरस्टूड है कि जाइगोट जब जब बन जाएगा तो उसमें क्या होगी, मियोसिस। तो ये जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो ये हम वहां पे डिटेल में पढ़ लेंगे। सिर्फ मुझे यहाँ पे ये चीज समझानी है आपको कि एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का अपना न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट का अपना न्यूक्लियस। मेल गैमेट का अपना साइटोप्लाज्म, फीमेल गैमेट का अपना साइटोप्लाज्म। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, पास पास आएंगे तो क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म भी मिलेगा और न्यूक्लियस भी मिलेगा, यानी प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी। दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं, किसमें, एल्गी एंड हायर प्लांट में। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनगैमी। और हमारा क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से हमारे तीन टाइप के क्या बनते हैं, एल्गी में आप देखोगे कि तीन टाइप की गैमस होती है, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो ये हम जब एल्गी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो ये हम एल्गी जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सिर्फ मुझे यहाँ समझाना था आपको सिनगैमी क्या होती है। व्हेन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी occur simultaneously, this condition is known as syngamy। तो ये किसमें होता है, एल्गी एंड अदर प्लांट, यानी हायर प्लांटों में ऐसा होता है। ठीक है, अब हम करते हैं बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस के लिए बताओ, गैमेट्स होंगे कि नहीं होंगे, गैमेट फॉर्म्ड। और जब गैमेट फॉर्म्ड होंगे तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म। ठीक, अब याद करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया मेल गैमेट, ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं फंगस में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को इनके अलग अलग नाम है। तो इसको बोलते हैं गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया, यानी मेल गैमेटेंजिया, और इसको हम क्या बोलेंगे, और फीमेल गैमेटेंजिया। बताओ क्या है, मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया। कैसा, मेल गैमेट्स बोलो या फिर मेल गैमेटेंजिया, या फिर फीमेल गैमेट बोलो या फिर फीमेल गैमेटेंजिया। दोनों एक्चुअली क्या है, गैमेट्स। तो जब दोनों गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। मान लो ये हो गया हमारा मेल गैमेट्स, ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट्स। क्या है, एन ए बी, क्या है, एन। दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। जब ये फ्यूज होते हैं तो किस कंडीशन में, कैसे फ्यूज होते हैं, तो इसमें जब फ्यूज होते हैं तो पहले होती है इसमें प्लाज्मोगैमी। उसमें क्या होती थी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ, लेकिन इसमें पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी। कैसे, ए इसका अपना न्यूक्लियस, ए इसका अपना न्यूक्लियस। पहले क्या मिल गया इनका, साइटोप्लाज्म मिल गया, यानी पहले क्या हो गई, प्लाज्मोगैमी। बताओ एन और एन डाइकैरियोन कंडीशन होगी कि नहीं होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डाइकैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, दो मतलब न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस है, दैट इज डाइकैरियोन। पहले क्या हुई, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होती है, इसमें आती है रेस्टिंग स्टेज। क्या आती है, रेस्टिंग स्टेज। फिर इसमें दूसरा कंडीशन क्या होती है, कैरियोगैमी। बताओ एल्गी में क्या हो रहा था, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो रही थी, लेकिन फंगस में क्या होता है, पहले होती है प्लाज्मोगैमी फिर होती है कैरियोगैमी। तो बताओ जाहिर सी बात है कैरियोगैमी में क्या होगा, इसमें सर क्या होगा, अब हमारे न्यूक्लियस भी दोनों मिल जाएंगे। तो एक न्यूक्लियस इसका और एक न्यूक्लियस इसका, यानी मेल का और फीमेल का दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए आपस में फ्यूज। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, कैरियोगैमी। ठीक है, तो कैरियोगैमी हो गई। अब ये डाइकैरियोन स्टेज यहाँ पे थी, रेस्टिंग स्टेज, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, यानी n+n कंडीशन। ये क्या थी, n और n कंडीशन। फिर बताओ जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। इसके बाद क्या बना, जाइगोट।
तो अब एक चीज यहाँ पे बहुत फंगस में समझाने वाली बात आती है कि जब इसमें क्या हो गई, कैरियोगेमी हो चुकी, तो फिर इसमें क्या होते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। यानी स्पोर बनेंगे तो इसके पहले इसमें क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी। ये मैं बना देता हूं इस कलर से, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा था, डाइकैरियोन कंडीशन हो रही थी, तो इसमें बन रही थी फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बन रही थी, फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज का काम क्या होता है, ये स्पोर को क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए काम आती है। तो बताओ, इससे बन गया जाइगोट और यहीं पे क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडीज। तो जब जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस। अब बताओ जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस। तो बनेंगे क्या, फॉर्म्स। जब जाइगोट में होगी मियोसिस तो बनाएगा स्पोर्स। क्या बनाएगा, स्पोर्स। तो ये फ्यूजन होने के बाद जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस, तो ये बनाएगा स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स बनाता है ये दो टाइप से बनाता है, एक बनाता है विथ फ्रूटिंग बॉडीज और ये बनाता है विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज। तो विथ फ्रूटिंग बॉडी, एफ बी फॉर याद रखना, फ्रूटिंग बॉडीज, और ये कैसा है, विदाउट एफ बी यानी विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज। तो दो टाइप के स्पोर्स बनाता है, विथ फ्रूटिंग बॉडीज और विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये जो विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज होता है, ये ठीक है, और एक बनाता है ये, और ये हो गया विथ फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है। अब देखो, चलो इसको फिर से याद करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, मैंने आपको एल्गी से इसको तुलना करके बताया कि इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होंगे। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, यानी इसका साइटोप्लाज्म पहले आके फ्यूज होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। फिर इसका न्यूक्लियस मिलेगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे कैरियोगैमी। इसी कंडीशन, इसको बोलते हैं हम डाइकैरियोन स्टेज। दो न्यूक्लियस जब फ्यूज नहीं होते हैं, अलग अलग सेल में प्रेजेंट होते हैं, डाइकैरियोन स्टेज। फिर आता है रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज के बाद बनता है इसमें जाइगोट। उसी दौरान इसके बाहर क्या बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज किसके लिए, प्रोटेक्शन, स्पोर के प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। जब जाइगोट बन जाता है तो इसमें होती है मियोसिस, जिससे बनते हैं स्पोर। दो टाइप के स्पोर बनते हैं, विथ फ्रूटिंग बॉडी के साथ स्पोर और विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज के साथ स्पोर। तो जो विथ फ्रूटिंग बॉडीज के साथ स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं हम एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। क्या बोलते हैं हम, हाँ, इसको बोलते हैं हम एस्को स्पोर और बोलते हैं हम बेसिडियो स्पोर, BASIDIOSPORES, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। और जो विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज वाले बनते हैं उनको बोलते हैं हम जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर। जाइगो स्पोर और बनते हैं ऊ स्पोर। तो चलो बताओ, दो चीजें अगर हमारे देखो दिमाग में नहीं है तो चीजें हमें कुछ समझ में नहीं आती हैं। तो दिमाग में पहले हो आपकी होनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में रखो। तो चलो सब छोड़ो, अब बात करते हैं हम चलो फंगस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, पहले क्या होगी इसमें, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगी, कैरियोगैमी, डाइकैरियोन स्टेज आएगी, फिर क्या होगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस। तो क्या बनेंगे, स्पोर। दो टाइप के स्पोर, विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज और विथ फ्रूटिंग बॉडीज। जो विथ फ्रूटिंग बॉडीज वाले हैं वो हो एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर। विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज वाले हैं जाइगोस्पोर और oospore। तो चार टाइप के स्पोर्स हमारे बनेंगे किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट होता है तो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई दिस व्हाट्सएप नंबर 7897984128। अगर आपको फिर भी अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस नहीं समझ में आया, या आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप एल्गी एंड अदर प्लांट का समझ गए तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आएगी। इसमें प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाती है, दैट इज सिंगैमी। इसमें ये अलग अलग है, पहले होती है प्लाज्मोगैमी, फिर होती है कैरियोगैमी, फिर होती है मियोसिस, यानी जाइगोट में होती है मियोसिस, तो बनते हैं स्पोर। दो टाइप के स्पोर, विथ फ्रूटिंग बॉडीज वाले एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर, विदाउट फ्रूटिंग बॉडी वाले जाइगोस्पोर और oospore। दैट्स इट। ये क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस।
फिर हम आते हैं अपना, ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो ये जो लास्ट वाला है क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, तो ये कितने क्लासिफाइड इन 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब मैंने आपको बताया हम किसी भी चीज को बांटते हैं तो कोई ना कोई इसका आधार या कोई ना कोई बेस होता है कि हम इस बेस पे बांट रहे हैं। तो हमने इस जो फंगस की क्लासेस को 4 क्लासेस में अलग अलग बांटा हुआ है। तो किसके बेस पे ये बांटा है? ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। तो बताओ हाइफी हमारा कैसा था? यूनी न्यूक्लिएटेड, याद करो, ब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ए सेप्टेट एंड अनब्रांच्ड हाइफी। तो हाइफी हमारा कैसा है, माइसीलियम हमारा कैसा है, उसके बेस पे हमने फंगस की क्लासेस को ये क्या है 4 क्लासेस में बांटा हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी दैट इज माइसीलियम के बेस पे स्पोर कैसा बन रहा है, उसमें एस्को स्पोर बन रहा है, बेसिडो स्पोर बन रहा है, जाइगो स्पोर बन रहा है, ऊ स्पोर बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है, किस टाइप का स्पोर बन रहा है उस हिसाब से क्लासेस को डिफाइन किया है, यानी क्लासेस को बांटा है। फिर हम बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। विथ फ्रूटिंग बॉडीज वाला स्पोर है कि विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज वाला स्पोर है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार फिर से आएगा, वहां पे मैं फिर से समझा दूंगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसा है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस हुई, फिर क्या बना? जाइगोट, जाइगोट में क्या हुई? सॉरी मियोसिस, और मियोसिस से बने स्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है, किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे, फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पे, स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे और स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी एंड माइसीलियम के बेस पे हमने 4 क्लासेस को डिफाइन किया, दैट इज क्लास 1, 2, 3 एंड 4। तो पहली क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी हमारी होती है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी होती है एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहली फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो याद करो, हम फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई। क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं हम एल्गल फंजाई। इसको क्या बोलते हैं हम? एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सेक फंजाई। तो क्या होती है हमारी? एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं हम सेक फंजाई। फिर हम बात करते हैं कि सर बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं हम क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम? इम्परफेक्ट फंजाई। यानी ये कैसी फंजाई है? इम्परफेक्ट फंजाई। तो बताओ फाइकोमाइसिटी, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग में, हाँ मैच द कॉलम में, कि फाइकोमाइसिटीज क्लब फंजाई है कि फाइकोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, बताओ इनको मैचिंग करो। तो फाइकोमाइसिटीज कैसा है हमारा? एल्गल फंजाई। सेक फंजाई क्या है? एस्कोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्या है? क्लब फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई। अब एक चीज याद रखना कि फाइकोमाइसिटीज क्या होता है हमारा? एल्गल लाइक है, यानी क्या है? एल्गी और प्लांट। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब क्लासीफाई किया, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था, तो एल्गल और अदर प्लांट्स का क्या मैंने बताया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फाइकोमाइसिटीज नाम ही इसका क्या है? एल्गल फंजाई। तो इसमें क्या होती है? सिनगेमी होती है। यानी इसमें बताओ फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह बनेंगी? नहीं बनेंगी। सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एल्गी की तरह होता है, इसीलिए हम इसका क्या नाम देते हैं? फाइकोमाइसिटीज। माइसिटीज मतलब क्या होता है? फंगस। तो ऐसा फंगस जो एल्गी की तरह बिहेव करता है, एल्गल फंजाई, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइकोमाइसिटीज। तो इसमें क्या होती है? सिनगेमी होती है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है? इसमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में नो सिनगेमी, यानी कोई सिनगेमी नहीं होती है। तो नो सिनगेमी हो रही तो मतलब ये कैसे? फंगस की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये बताओ। देखो एल्गल एंड अदर प्लांट में ये जो सिनगेमी है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी साथ साथ होगी, ये किस में होगी? फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, पहले होगा प्लाज्मोगेमी, फिर सिनगेमी, फिर होगी मियोसिस जाइगोट में, फिर बनाएंगे स्पोर विद फ्रूटिंग बॉडीज और विदाउट फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये किस किस में होगा? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है? नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां से यहां तक आने में गेट रिड्यूस्ड,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेट रिड्यूस्ड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, कम होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है कि जो हमारी सिंपल फंजाई से लेके जब हम ड्यूट्रोमाइसिटीज तक आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं रहा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। तो जो फाइकोमाइसिटीज हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सिंपल फंजाई। ठीक है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होता है हमारा, एडवांस फंजाई। एडवांस फंजाई क्या है हमारा, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो बताओ सिंपल से जब हम एडवांस की तरफ चले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता जा रहा है, गेट रिड्यूस्ड। यानी फंजाई की केस में सिंपल से जब हम एडवांस फंजाई की तरफ चलते हैं तो ये जो एडवांस फंजाई उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता गया, यानी खत्म होता गया। हाँ, तो सिंपल से जब हम एडवांस तक यानी फाइकोमाइसिटीज से जब ड्यूट्रोमाइसिटीज तक जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो एल्गल फंजाई में क्या होगी, सिनगेमी होगी, यानी एल्गी जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक फंजाई और क्लब फंजाई में क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज। तो जब हम स्पोर विथ फ्रूटिंग बॉडीज, बताओ फ्रूटिंग बॉडीज किसमें बात करेंगे, एस्कोमाइसिटीज और सिर्फ बेसिडोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई भी ऐसा स्पोर ही नहीं होगा क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर जो मैंने आपको अभी तक बताया पार्ट ए के रूप में मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी भाइयों और बहनों आपको कोई भी फर्दर डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो मैं बार बार कहता हूँ 7897984128, आप इस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सुझाव या इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो आप तब भी इस पे कमेंट करके आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।